हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मोल कंसेप्ट के तीसरे लेक्चर में। कल हमने बेटा डिस्कस किया था मोल कंसेप्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स। और मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम में और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। अब आप कहोगे सर ये तो हम जानते हैं कि अगर सिंगल है तो एटम है, और अगर एक से ज़्यादा एटम किसी चीज़ के अंदर अवेलेबल है तो वो मॉलिक्यूल होगा। हाँ ठीक है, ये बात हम बचपन से जानते हैं, पहले से जानते हैं कि मॉलिक्यूल बनता कैसे है भाई। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, मॉलिक्यूल बनेगा। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस तो यही है एटम में और मॉलिक्यूल में कि सर जी एटम हमारा हमेशा क्या रहेगा, एटम हमारा हमेशा सिंगल रहने वाला है। एटम हमेशा हमारा कैसा रहने वाला है बेटा, सिंगल रहने वाला है। और मॉलिक्यूल क्योंकि दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर के बनता है तो मॉलिक्यूल सिंगल नहीं होगा। एटम हमेशा सिंगल होगा, मॉलिक्यूल सिंगल नहीं होगा, मॉलिक्यूल मिंगल होगा। हाँ ऐसा बोल सकते हो आप, लेकिन हम लोग केवल यहीं तक सोचते हैं, हम इसके बाद की बात नहीं सोचते। इसके बाद की बात क्या कहता है बेटा वो कि एटम सिंगल है, मॉलिक्यूल सिंगल नहीं है। मॉलिक्यूल कैसे बना, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिले तो मॉलिक्यूल बना। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसकी पॉसिबल है, सिंगल एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो बेटा क्योंकि मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर के बना है तो वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, और जो सिंगल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या ना करे, उसके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कोई भी शर्त, कोई भी कंडीशन नहीं है। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना दिए तो अब वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, भाई मॉलिक्यूल बना क्यों, क्योंकि वो स्टेबल होने के लिए मॉलिक्यूल बना। अब जब मॉलिक्यूल बन गया तो वो स्टेबल हो गया, और जब वो स्टेबल हो गया अब उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, अब वो अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये दूसरी बात जो हम नहीं सोचते, मॉलिक्यूल ऑलवेज हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जबकि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या ना करे, उसके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कोई भी शर्त बात, कोई भी शर्त कंडीशन नहीं है। एटम में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है बेटा और नहीं भी हो सकता। तो डेफिनेशन आपके सामने है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। मैं सोचना ही नहीं है, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे चाहे ना करे, बस सिंगल है तो क्या बोल दिया, एटम बोल दिया। लेकिन अगर मॉलिक्यूल है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए। मॉलिक्यूल इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच ऑलवेज हैव फ्री एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल का फ्री एग्जिस्टेंस होना नेसेसरी कंडीशन है, ज़रूरी कंडीशन है। जैसे कि अब आगे देखते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है प्यारे बच्चों आपके सामने। वो एग्जाम्पल में मैंने एक H लिखा, एक H2 लिखा, एक H लिखा, एक H2 लिखा, और एक आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर हीलियम लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस H के बारे में, बताइए ये H क्या है, तो आप बोलोगे सर ये H तो सिंगल है। ये H क्या है भैया, आप बोलोगे H क्या है, H तो सिंगल है। हाँ भाई सिंगल है, बिल्कुल सही बात। अब सिंगल है तो एटम बोल दिया, सिंगल है तो एटम बोल दिया, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मैं आपसे एक बार को रुक करके पूछूं कि बताइए हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन H एटम के फॉर्म में मिलता है या फिर H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है, तो बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में आप बोलेंगे हाइड्रोजन H के फॉर्म में मिलता ही नहीं है। हाइड्रोजन हमेशा किसके फॉर्म में मिलता है, H2 के फॉर्म में मिलता है। मतलब
मतलब हाइड्रोजन को अकेले रहते हुए डर लगता है, अकेले रहते हुए वो स्टेबल नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1 होगी, मतलब हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अपने ही दूसरे साथी को ढूंढेगा जिसकी वैलेंस शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन है भैया, जिसकी वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग से क्या बना लेंगे बेटा, H2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। मतलब हाइड्रोजन कभी भी अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन हमेशा अपने दूसरे भाई को पकड़ के H2 नाम का मॉलिक्यूल बना लेता है। इट मीन्स आप बोलेंगे हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिए सिंगल है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा ओनली एंड ओनली एटम। लेकिन अगर H2 की बात करें, बताइए H2 क्या सिंगल है, आप बोलेंगे नहीं सर H2 सिंगल नहीं है। सिंगल क्यों नहीं है, बिकॉज ये 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बना है। क्या इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, हाँ H2 बना ही इसलिए क्योंकि वो स्टेबल है। अगर H2 बनने के बाद स्टेबल ना होता तब क्या वो बनता, नहीं तब वो ना बनता। अब क्योंकि H2 स्टेबल है तो अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे इट इज ओनली एंड ओनली मॉलिक्यूल, इट इज ओनली एंड ओनली मॉलिक्यूल। लेकिन आपके सामने मैंने एक एग्जांपल और लिखा, हीलियम, एक एग्जाम्पल और लिखा हीलियम। अगर आपने मुझसे ना पढ़ा होता कि एटम और मॉलिक्यूल के बीच क्या डिफरेंस है तो आप हीलियम को भी एटम बोलते, क्योंकि वो आपको सिंगल नजर आ रहा है। अभी भी सर हमें तो हीलियम सिंगल नजर आ रहा है तो हम तो एटम ही बोलेंगे। लेकिन आपने ये नीचे क्या लिखा हुआ है, इट इज एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो देखो जरा क्यों लिखा मैंने ऐसा। सबसे पहले बताओ बेटा प्यारे बच्चों, क्या ये हीलियम सिंगल है, हाँ सर सिंगल तो है। सिंगल है तो किसकी कैटेगरी में गया, सिंगल है तो बेटा एटम की कैटेगरी में गया। किसकी कैटेगरी में गया, सिंगल है तो एटम की कैटेगरी में गया। उसके बाद अगली बात मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए हीलियम का क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, क्या हीलियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो आप बोलेंगे सर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 होगी, मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भैया इसका मतलब क्या हो गया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अगर ड्यूप्लेट कंप्लीट है तब तो ये स्टेबल है, तब तो ये स्टेबल है, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करने वाला। इसका मतलब जिस तरीके से हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन को पकड़ के H2 बना लिया था, क्या एक हीलियम दूसरे हीलियम को पकड़ के He2 बनाएगा, जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि अकेला हीलियम जो है वो तो स्टेबल है, ये तो नोबल गैस है, ये तो इनर्ट गैस है, ये तो स्टेबल होता है। तो एक हीलियम दूसरे हीलियम को पकड़ के He2 कभी भी बनाने वाला नहीं है। इसका मतलब हीलियम कहता है मैं तो अकेले संतुष्ट हूँ भाई, मैं तो अकेले रहूंगा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अगर सिंगल है तो एटम की कैटेगरी में गया, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में गया। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं इट इज एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल, इट इज एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल। बोलो बेटा, आई होप मेरी ये बात यहाँ तक अच्छे से आप लोगों को डाइजेस्ट हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब आप बोलोगे सर फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी नोबल गैसेस है या फिर जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो सारी की सारी एटम भी होंगी एज वेल एज मॉलिक्यूल भी होगी। हाँ भैया बिल्कुल, ऑल नोबल गैसेस आर एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, ऑल नोबल गैसेस आर एटम्स एज वेल एज मॉलिक्यूल। सारी की सारी नोबल गैसेस एटम भी होती हैं एज वेल एज मॉलिक्यूल भी होती हैं। तो कौन कौन सी होती है भैया नोबल गैस, कौन कौन सी होती है नोबल गैस। तो नोबल गैस बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में आती हैं। इनको आप नोबल गैस भी बोलते हो, नोबल गैसेस भी बोल सकते हो, एज वेल एज इनको आप इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हो, इनको आप इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हो।
तो नोबल गैसेस में कौन कौन आ गया? सबसे पहले देखते हैं भैया फ्री एग्जिस्टेंस किसका होता है। तो हमने बोल दिया सारी नोबल गैसेस का फ्री एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पर लिखा ऑल नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका है प्यारे बच्चों, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो इन सभी का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। उसके बाद देखो, चलो एक काम करते हैं सर, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक हमें सभी एलिमेंट्स के नाम याद है, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है? नहीं सर, आपने अभी अभी बताया वो तो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। हाइड्रोजन के बाद कौन आया? हीलियम। तो हीलियम देखो हमने नोबल गैसेस में लिख दिया। उसके बाद कौन आया? लिथियम। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। नाइट्रोजन तो मॉलिक्यूल बनाता है, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल बनाता है, फ्लोरीन भी मॉलिक्यूल बनाता है। नियॉन फिर से नोबल गैसेस में आ गया, ठीक है। नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस सर मॉलिक्यूल बनाता है, सल्फर भी मॉलिक्यूल बनाता है, क्लोरीन भी मॉलिक्यूल बनाता है। आर्गन नोबल गैसेस में आ गया। उसके बाद पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, अभी हम केवल हाइड्रोजन से कैल्शियम तक की बात कर रहे हैं। आगे एक्सेट्रा लगा दो। चलो आगे देखते हैं वो कौन है जिनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सर हाइड्रोजन H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन N के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस P4 नाम का मॉलिक्यूल बनाता है। सल्फर एसेट नाम का मॉलिक्यूल बनाता है। और ये X क्या लिखा आपने? X होता है बेटा हेलोजन। X क्या होता है? हेलोजन्स। चलो हेलोजन की बात कर लेते हैं। हेलोजन्स जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। कौन कौन होते हैं बेटा हेलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन के नीचे एक एलिमेंट और आता है, बट क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है इसीलिए हम उसकी बात नहीं करते। उस एलिमेंट का नाम है एस्टेटाइन। ये क्यों लिखा? ताकि याद रखने की ट्रिक बता सकूं। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हेलोजन्स। और हेलोजन F के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन Cl के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा, Cl2 बनाएगा। Br2 बनाएगा। और आयोडीन बनाएगा प्यारे बच्चों I2। आयोडीन बनाएगा क्या? I2। और यहीं पर अगर ये बात हो गई तो एक बात और कर लेते हैं। एक बात और कर लेते हैं। वो बात क्या है कि फ्लोरीन जो है और क्लोरीन जो है दोनों गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स। सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा एटम में और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। अब हम मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स चालू करने जा रहे हैं। और बेटा बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करनी अगर हम स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक लेवल बच्चों के तरीके से अगर हम बात करनी स्टार्ट करें, तो सबसे पहले बात करते हैं भैया एटम हमारा दो पार्ट से मिलकर के बना है। एटम हमारा दो पार्ट से मिलकर के बना है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। दोज टू पार्ट्स आर, सबसे पहला होता है बेटा हमारा, सबसे पहला होता है प्यारे बच्चों हमारा न्यूक्लियर पार्ट। सबसे पहला होता है हमारा न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा होता है बेटा हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दूसरा क्या होता है?
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर बात? ठीक। न्यूक्लियर पार्ट किसको बोल रहे हैं भैया और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किसको बोल रहे हैं? तो ये बात हम जानते हैं बचपन से, जिस तरीके से हमारा ये ब्रह्मांड है, हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बेटा बीच में बिल्कुल सेंटर में कौन बैठा है? सन बैठा है, सूरज बैठा है। सूरज के चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट के अंदर कौन घूम रहे हैं? उन ऑर्बिट्स के अंदर प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सेम आप स्ट्रक्चर के एटम को कंसिडर कर सकते हो कि बिल्कुल सेंटर में कौन बैठा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स होती है जिनको हम सर्कुलर मान करके चलते हैं। हालांकि हमारे सोलर सिस्टम में जो ऑर्बिट्स होती हैं वो इलिप्टिकल होती है प्यारे बच्चों। कैसी होती है? इलिप्टिकल। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो आपको पढ़ाया जाता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होती हैं वो कैसी होती है? सर्कुलर। तो वो भी तो इलिप्टिकल होनी चाहिए, सर्कुलर क्यों पढ़ाई जाती है? हाँ बेटा बिल्कुल, वो ऑर्बिट्स भी इलिप्टिकल होती है, बट हमको केवल और केवल सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में बताया जाता है, बिकॉज बोहर साहब ने सर्कुलर ऑर्बिट्स का कंसेप्ट दिया था। बोहर साहब के बाद इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट कौन लेकर के आया? इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट लेकर के आया सोमरफील्ड। कौन लेकर के आया? सोमरफील्ड। सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया, उसके बाद जो चल रहा है दैट इज सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम। और इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ते, ये तो बेटा हायर लेवल में बीएससी एमएससी में जाकर के पढ़ाया जाता है। लेकिन नाम पूछा गया है भाई, एनडीए में नाम पूछा गया है कि किस साइंटिस्ट ने इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था, तो जवाब है प्यारे बच्चों हमारा सोमरफील्ड। क्लियर बात? नाम याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया? सोमरफील्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया। क्लियर बात अच्छे से? तो अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की। न्यूक्लियर पार्ट किसको बोला जा रहा है? न्यूक्लियस को बोला जा रहा है बेटा। न्यूक्लियर पार्ट किसको बोला जा रहा है? न्यूक्लियस को बोला जा रहा है। और ये न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों? इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। और एटम के तो 3 बुनियादी पार्टिकल है, कल बताया था। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है, तो हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो हमें बताइए किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो जवाब है बेटा न्यूक्लियस के अंदर तो केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, और न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनको कलेक्टिवली बोला जाता है प्यारे बच्चों न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद अगली बात करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन होगा भाई? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में। न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाने वाले हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। अब चलो जरा, अगर ये बात हो ही गई है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाएंगे भाई? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे। तो अब मुझे एक बात और बता दो। क्या बता दें सर? ये बता दीजिए कि जिस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में हर ऑर्बिट में केवल और केवल एक प्लेनेट चक्कर लगा रहा है, क्या एटम में भी ऐसा ही होगा? क्या एटम में भी हर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा? तो जवाब है सर नहीं, एटम में ऐसा नहीं होता। एटम में ऐसा नहीं होता। एटम में अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ठीक है? तो जैसे कि हमारे महान पुरुष ने, हमारे सर ने, कौन सा सर ने भाई, किसने बोली थी ये बात? बोहर साहब ने बोली थी। एटम हमारा जो है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना है, न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है? तो अब अगर उन्होंने बोल दिया तो एटम के बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा भाई? एटम के बिल्कुल सेंटर में
न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगाएंगे, अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं बेटा न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सर न्यूक्लियस। इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस, जिसको मैंने ऊपर लिखा न्यूक्लियर पार्ट। कौन कौन प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस में, कौन कौन प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, उसके बाद ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। ये हो गया हमारा क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये हो गया हमारा क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। क्लियर बात अच्छे से? हाँ सर, ये क्लोज सर्कुलर पाथ हो गया। इस क्लोज सर्कुलर पाथ के अंदर कौन चक्कर लगा रहे हैं, इस क्लोज सर्कुलर पाथ के अंदर प्यारे बच्चों चक्कर लगा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। कौन चक्कर लगा रहे हैं इस क्लोज सर्कुलर पाथ के अंदर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। एक बात और बताता हुआ चलूं यहाँ पर, वो क्या बात कि ये जो क्लोज सर्कुलर पाथ है, इस क्लोज सर्कुलर पाथ का एक नाम और होता है, और वो नाम क्या है बेटा, इसको बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोला जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोला जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है सर। क्या बोला जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है। क्लियर बात अच्छे से? हाँ सर, इसको बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। क्यों बोला जाता है, अब मेरा सवाल ये है, क्यों बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट? तो उसका रीजन है बेटा, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, तब तक उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। वो ना तो एनर्जी लूज करेगा, ना ही एनर्जी गेन करेगा। और यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का। रदरफोर्ड ने बताया न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे अलग अलग ऑर्बिट में। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे। उसने ये नहीं बोला था कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। ये बात तो बोहर साहब ने बोली आकर के। किसने बोली, बोहर साहब ने बोली आकर के। और यही बेचारा रदरफोर्ड का लिमिटेशन बन गया। यही क्या बन गया, रदरफोर्ड का लिमिटेशन बन गया। कौन आ गए, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या आ गया, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसने बोला अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के अबाउट चक्कर लगा रहे हैं, तो भाई साहब मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोल पड़ा कि अगर ऐसा हो रहा है तब तो इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा, बिकॉज वो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में चक्कर लगा रहा है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के अबाउट चक्कर लगा रहा है, तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर के वो अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा और एक स्पाइरल पाथ ट्रेवल करते 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 न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और हमारा एटम अनस्टेबल हो जाएगा। हमारा एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन हम तो जानते हैं हमारा एटम हाईली स्टेबल है। आवर एटम इज हाईली स्टेबल। कैसे जानते हो एटम स्टेबल है? अरे दुनिया की सारी चीजें एटम से मिलके बनी है। अगर एटम स्टेबल ना होता तो क्या मैटर एग्जिस्ट करता? नहीं सर, मैटर एग्जिस्ट ना करता। अगर मैटर एग्जिस्ट ना करता तो क्या आप, मैं और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट कर रहा होता? नहीं सर, कुछ भी एग्जिस्ट ना कर रहा होता। ना मैं होता, ना आप होते, ना ये दुनिया होती, ना ये कायनात होती, ना दुख होता, ना दर्द होता, ना सुबह होती, ना शाम होती, जिंदगी होती ही ना। ठीक है, तो क्योंकि एटम स्टेबल है इसीलिए मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो रदरफोर्ड साहब इस बात को नहीं बता पाए कि एटम हमारा स्टेबल कैसे है। उसको बोर साहब ने एक्सप्लेन करा। उन्होंने बोला जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। ऑर्बिट्स हैविंग
फिक्स्ड एनर्जी। क्लियर बात अच्छे से? ठीक है, चलो सर यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मुझे बताओ न्यूक्लियस के चारों तरफ जो अलग अलग ऑर्बिट आ रही है उनको क्या बोलते हैं? के, एल, एम और एन, ये नाम देते हैं। हाँ सर बिल्कुल नाम देते हैं। उसके बाद और क्या नाम देते हैं भाई? क्या मैं इनको 1 2 3 4 भी बोल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन के एल एम एन एंड 1 2 3 4? के एल एम एन में और 1 2 3 4 में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है भैया जी के एल एम एन में और 1 2 3 4 में? सर डिफरेंस इस बात का है, डिफरेंस तो कुछ नहीं है मोटे मोटे तौर पर, केवल और केवल डिफरेंस इस बात का है अगर के एल एम एन बोलोगे तो इनको शेल्स कहा जाएगा, और अगर 1 2 3 4 बोलोगे तो इनको प्यारे बच्चों ऑर्बिट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑर्बिट्स कहा जाएगा। और यहाँ पर अब हम वही बात करने जा रहे हैं कि अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा शेल्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट को डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग स्मॉल n, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर हम लिख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज गिवन बाय 2n स्क्वायर रूल। ठीक, तो बताओ जरा, आ जाओ जल्दी से मैदान में आ जाओ। के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। के शेल के लिए ऑर्बिट की वैल्यू कितनी? के शेल के लिए मतलब कौन सी ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। पहली शेल में, पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे प्यारे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और एनडीए में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एम शेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सर 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, एन शेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है सर 16 और 16 दूनी 32। तो पहली शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर पहली शेल में ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी शेल में ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथी शेल में ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं प्यारे बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, कि आखिर किसी एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बेटा बिल्कुल सेंटर में बनाया जाता है ये कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या है? इट इज द सिंबल फॉर द एलिमेंट। अब वो सिंबल है अगर एलिमेंट का, तो पक्की बात है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी होगा, मास नंबर भी होगा। तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखा जाता है Z। Z इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, और ऊपर की तरफ लिखा जाता है कैपिटल A विच इज नोन एज मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन लिखना चाह रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4। इट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर और ऊपर की तरफ मास नंबर। बेटा तवज्जो फरमाइएगा, ये मास नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। ये मास नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। अक्सर बच्चे बोलते हैं दिस कैपिटल ए इज एटॉमिक मास, बट नो बेटा, नो नो, डोंट डू दिस। ए इज नॉट एटॉमिक मास, ए इज मास नंबर। क्या डिफरेंस है एटॉमिक मास में और मास नंबर में, वो अभी आगे चल करके हम डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे कि अगर कार्बन हमें लिखना है तो 6C12 कैसे पढ़ा जाएगा बेटा? नीचे से ऊपर 6C12। नाइट्रोजन लिखना है 7N14। सोडियम लिखना है 11Na23। ठीक, 92 यूरेनियम 235। क्लियर बात अच्छे से? कॉपर लिखना है 29 कॉपर 63। सर आपने तो बताया ही नहीं इतने सारे एलिमेंट के मास नंबर। कुछ मास नंबर हैं जो पता होने चाहिए, ठीक है, लेकिन बस 1 से 20 तक तो, मतलब हाइड्रोजन से कैल्शियम तक तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, और भी लिख सकते हो बहुत सारे, जैसे कि आयरन लिख दिया मैंने,
26 Fe56। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। चलो अब देखते हैं भैया एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है और मास नंबर का मतलब क्या है। तो एटॉमिक नंबर कैपिटल Z, इट इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? सर एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर कभी भी नहीं होता। एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में जानकारी देता है। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो तो न्यूट्रल एटम में इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम्स, खाली एटम बोलूं तो खाली एटम अगर लिखा है तो वो भी न्यूट्रल ही माना जाएगा। एटम के केस में एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होंगे। इसीलिए एटॉमिक नंबर जितना उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आयन आ गया, इन केस ऑफ आयंस, आयन बनता कैसे है भैया? आयन कैसे बनता है? तो बेटा एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन एटम स्टेबिलिटी की तलाश में एटम क्या होता है बेटा हमारा? एटम हमारा होता है सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट मैंने बताया था, काफी बार बता चुका, हर कोई इस दुनिया में स्टेबल रहना चाहता है। एटम भी स्टेबल रहना चाहता है। तो बेचारा एटम स्टेबिलिटी की तलाश में, बेचारा एटम स्टेबिलिटी की तलाश में क्या करेगा? सर एटम स्टेबिलिटी की तलाश में या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एटम स्टेबिलिटी की तलाश में या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर दिया, अब वो स्टेबल रहने वाला नहीं है, मतलब सॉरी, अब वो न्यूट्रल रहने वाला नहीं है। अब वो चार्ज्ड स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चार्ज्ड स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी चार्ज स्पीशीज को बोला जाता है बेटा क्या? उसी चार्ज स्पीशीज को बोला जाता है आयंस। क्या बोला जाता है? आयंस। आयंस भी दो तरह के हमारे, आयंस भी कितने तरह के? दो तरह के, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? सर कैट। कैट मतलब बिल्ली, और बिल्ली पर होता है पॉजिटिव चार्ज। सर क्या कह रहे हो, बिल्ली पे कहाँ से चार्ज आ गया? अरे भैया याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली पर होता है पॉजिटिव चार्ज। हकीकत में मत मान लेना कि बिल्ली पर पॉजिटिव चार्ज है, ये केवल याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बोला जाता है बेटा कैटायन। क्या बोला जाता है? कैटायन। और नेगेटिवली चार्ज आयंस को बोला जाता है प्यारे बच्चों एनायन। क्लियर है बात अच्छे से? तो आयन के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने वाला नहीं है। आयन के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने वाला नहीं है। कैटायन में और एनायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर तो होगा, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने वाले नहीं है। क्यों? कैटायन कैसे बनता है? कैटायन बनता है सर बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन कैसे बनता है बेटा? सर कैटायन बनता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर कैटायन बना बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाएगी। तो कैटायन में एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बराबर होंगे, बट कैटायन क्योंकि फॉर्म हुआ बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन फॉर्म हुआ बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। एनायन क्योंकि बना है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन क्योंकि बना है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर
एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बराबर होंगे, बट क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या कम होगी। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनडीए में पूछा गया है कि बताइए कैटायन के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है और एनायन के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है। इसके ऊपर सजा सजा करके मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप। क्लियर बात अच्छे से, ठीक है। तो देखिएगा एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर बोल रहे हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया? प्रोटॉन की वजह से आया। तो न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज आएगा? एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज? एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। तो एक प्रोटॉन पे स्मॉल ई चार्ज, 2 प्रोटॉन पे 2e, 5 प्रोटॉन पे 5e, 10 प्रोटॉन पे 10e। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में ही तो बता रहा है। तो एटॉमिक नंबर ने अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दिया तो इसका मतलब न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा वो भी पता चल जाएगा। इसीलिए इसको प्रोटॉन नंबर बोला जा रहा है, बिकॉज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस depends upon the number of protons. Charge on the nucleus depends upon the number of protons. I hope यहाँ तक बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? What do you mean by मास नंबर? और यहीं से पता चलेगा एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है। तो मास नंबर होता है बेटा इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब इट इज इक्वल टू द सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहने वाला है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता। प्रोटॉन या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 या 4 या 5। कभी भी क्या आपने ऐसा देखा कि 1.5 प्रोटॉन, 2.5 प्रोटॉन, 2.25, 2.25, 4.25? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होते। तो मास नंबर भी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। एटॉमिक मास फ्रैक्शनल हो सकता है बट मास नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहने वाला है। बट एटॉमिक मास में भी फ्रैक्शनल, एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शनल हो सकता है। जैसे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 लिखते हैं। और बेटा मोल कंसेप्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने क्लोरीन का मास नंबर आपको लिखवाया था 35.5। एक्चुअल में दिस इज नॉट द मास नंबर ऑफ क्लोरीन। इसको क्लोरीन का मास नंबर नहीं बोलते। तो सर वहाँ क्यों लिखवाया? वहाँ क्योंकि फ्लो में सारी बातें लिखवा रहा था तो इसीलिए ये भी लिखवा दिया। बट वहाँ पर टाइम नहीं था कि मैं आपको ये बात बताऊं। आज आकर के मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो क्लोरीन का 35.5 लिखा इसको क्या बोलते हैं? इसको एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं, मास नंबर नहीं बोलते। इट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 2 isotopes of chlorine, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो प्यारे बच्चों ये जो 35 और 37 लिखा है ये मास नंबर है, 35.5 मास नंबर नहीं है। इसका एवरेज लेकर के आ रहा है वो तो, ठीक है। अब एक बात और, आप बोलोगे सर 35 और 37 का एवरेज लेके बताओ। 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बेटा? 36 डिवाइडेड बाई 2। ये तो सॉरी कितना होगा? 72 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? ये तो 36 आ गया। आप तो 35.5 बोल रहे हो, ऐसा कैसे? तो बेटा ऐसा इसलिए कि ये बात आगे चल करके पढ़ेंगे जब एवरेज एटॉमिक मास मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल टाइम नहीं है इस चीज़ को डिस्कस करने का, ये बात आगे चल करके डिस्कस की जाएगी, ठीक है। तो मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की जगह बेटा मैं Z लिख सकता हूँ और आगे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या आ चुका बेटा? A माइनस Z। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या आ चुका प्यारे बच्चों? सर न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आ चुका है
A माइनस जेड। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आ चुका है A माइनस जेड। आई होप यहाँ तक सारी की सारी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर दोनों के दोनों पता है, दोनों के दोनों मालूम है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स कितने कितने आ रहे हैं उसके अंदर, वो सारा का सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आप लोग एलिमेंट्स के मास नंबर और एटॉमिक नंबर याद कीजिए। अगली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।